हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सारे क्वेश्चंस की शुरुआत। देखिए जी, हम लोग एमआरएस पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट का आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, मिक्स टाइप्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर मिक्स टाइप क्वेश्चन मतलब जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिलेबस के हिसाब से हम क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करके हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो ये होने वाला है हमारा प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज, है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं और उसके साथ साथ हर दिन टिल योर एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम आ जाता है 16 और 24 तक, तब तक हम क्या करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। सारा लेक्चर्स लगभग 18 लेक्चर्स ऑलरेडी हमने मैराथन्स वगैरह सब करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, वो आपके लिए बेनिफिट्स है ना। चलिए आते हैं कहा, क्लास में चलते हैं। सॉरी, आइए ये देखिए आपका क्लास। अब आपको करना क्या है सर, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कौन सा, कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी, ये जो चैनल का नाम है उसी को सर्च करिएगा, है ना। उसमें 300 लोग से ज्यादा हैं और उसमें आप क्या करिएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सारा नोट्स जो है वो वहीं डाल दिया करूंगा। ठीक है जी। तो आप क्या करना है, इसके साथ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, जिससे आपको क्या होगा, सारी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे ना, सारी की इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी और सारा वीडियोस यहाँ पे आपको अपलोड मिलेगा। कोई दिक्कत आ रही है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एमआरएस पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट का मिक्स टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिक्स टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड ट्रू व्हाइल प्रिपेयरिंग द शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो भैया बोल रहा है जब आप वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, जब आप चेंजेस कर रहे हो वर्किंग कैपिटल में, तो कौन सा जो रूल है जो नीचे दिया गया है वो सही होगा, है ना। तो उसकी बात कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। भाई साहब वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर, सो वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अगर बात करें कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, तो हम इससे प्रूफ नहीं कर सकते सारे रूल्स। सर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है अगर हम करंट एसेट्स को बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे करंट एसेट्स को, तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, एक वैल्यू लेना पड़ेगा कि इसमें से क्या होगा। तो हम करंट एसेट्स की वैल्यू 100 मान लेते हैं, करंट लायबिलिटी 50 मान लेते हैं, तो वर्किंग कैपिटल कितना है, 50। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन है। अब इसका रूल पे आइए। रूल क्या कह रहा है, अगर हम करंट एसेट्स को बढ़ा देंगे, करंट एसेट्स को बढ़ा देंगे, तो करंट एसेट्स 100 रुपया है, हम बढ़ा के 150 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 150 कर दे रहे हैं। तो और किसी में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो क्या बोला कि वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा। देखो हमने करंट एसेट्स को 50 रुपए से बढ़ाया, तो वर्किंग कैपिटल भी 50 रुपए से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया सर। पहले वर्किंग कैपिटल 50 था, अब 100 हो गया। करंट एसेट्स हमने 50 से बढ़ाया तो वर्किंग कैपिटल में भी बढ़ोतरी हो गई। तो यानी पहला रूल तो बिल्कुल सही है। दूसरा रूल देखिएगा, कह रहा है इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ऐसा हो सकता है जब ये रूल आ गया कि हम करंट एसेट्स को बढ़ाएंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, तो डिक्रीज दिया हुआ वर्किंग कैपिटल, तो ये तो कभी नहीं होगा, तो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा रूल, सॉरी तीसरा रूल। कह रहा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हम करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स वाला चीज देख लिए जी सर। अब आइए करंट लायबिलिटी को बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है हमारा ऊपर वाला, तो इसको रहने दीजिए। ये नॉर्मल कंडीशन है कि भाई करंट एसेट 100 रुपया है, करंट लायबिलिटी 50 है और वर्किंग कैपिटल 50 है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम करंट लायबिलिटी को बढ़ाएंगे तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। देख लीजिए, अगर हम करंट लायबिलिटी, मेरा करंट एसेट्स कितना था, 100 रुपया, हमने बोला करंट लायबिलिटी को बढ़ाना है, देख लो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो 30 रुपया से और बढ़ा दीजिए, यानी कि 80 रुपया कर दीजिए, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा, है ना। तो यानी कि मैं कहूं कि 30 रुपया से अगर मैंने करंट लायबिलिटी को बढ़ाया तो वर्किंग कैपिटल भी 50 से क्या हुआ, 30 रुपया से कम हो गया, है ना। इसका मतलब ये रूल बिल्कुल सही है।
कि अगर हम इंक्रीज करेंगे करंट लायबिलिटी को तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या, ए और सी सही होना चाहिए। जी सर, ए और सी सही होना चाहिए। तो सर उसके साथ आप डी भी कहीं है क्या, तो ए के साथ डी कहीं है नहीं, तो आपको ऑप्शन नहीं होगा। वैसे इसको भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम करंट लायबिलिटी को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेगा वर्किंग कैपिटल के, ऐसा कैसे होगा, जब अभी हमने ये देखा कि हम करंट लायबिलिटी को बढ़ाने पर मेरा वर्किंग कैपिटल घट रहा है, तो ये तो रूल ऑलरेडी खराब है। समझ में आ गया जी सर। तो ये बेसिक चीज आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ए हो गया। अब आ जाइए मैच द फॉलोइंग में, क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर दूं सर, बड़ा कर दीजिए ना, थोड़ा दिखेगा ज्यादा अच्छा। ठीक है, कह रहा है पहला, इनकम इज मेजर्ड एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज असेस्ड। इनकम मेजर किया गया और फाइनेंशियल पोजीशन एसेस किया गया। तो भैया देखिए, एक साइड तो आपका कैरेक्टर है, क्या है, थोड़ा सा मैं लिख दूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कैरेक्टरिस्टिक हैं, और एक साइड कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, नहीं जी। तो अगर एक साइड कॉन्सेप्ट्स हैं और उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया, तो देखिए इनकम मेजर करेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करेंगे, तो ये किसका बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट किसका, तो बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट की किसको, इनकम को मेजर करिए आने वाले उसी टर्म में जो एक्सपेंस हुआ है उससे, तो उस और क्या करिए, फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करिए। तो यानी कि ये ए का जो बात कर रहा है वो 4 नंबर का बात कर रहा है ना जी। कह रहा है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो भैया ये तो कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि हम जो भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस होंगे उसको हम एंटिसिपेटरी लॉसेस होंगे उसको हम एज्यूम करेंगे, बट अगर कोई फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यही एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बोला ना जी, तो यही बात कर रहा है कंजर्वेटिज्म का। कह रहा है एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो भैया ये इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हम बिजनेस ये सोच के शुरू करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, हर साल हम अपने फिक्स एसेट्स की वैल्यू का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये बात इसके लिए है। तो उसके बाद क्या है, कह रहा द कंपैरिजन ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड विद दैट इन द पास्ट इज पॉसिबल। तो ये इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप एक साल में तुरंत हर साल मेथोडोलॉजी बदलेंगे, अपना मेथड्स चेंज करेंगे, तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसीलिए क्या करिए, कंसिस्टेंट मेथड्स रखिए कुछ साल तक, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, पहला नंबर आपके आंसर्स हो गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं कहां, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान समझिएगा। कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर, पार्टनर रिटायर करता है जी सर, रिटायर करता है, कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। बोल रहा है पार्टनर रिटायर कर गया फिर भी आपको क्या ऑब्लिगेशन है, उस पर आप लगा सकते हैं ऑब्लिगेशन, कब, उसके रिटायरमेंट के कब, जब क्या, देखो ऑप्शन देखो, इफ अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। भाई साहब जब अनपेड अमाउंट ट्रांसफर्ड हो गया तो फिर क्यों करेंगे, है ना, तब तो लायबिलिटीज की गई। लेकिन इफ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस, अगर किसी को बताया ही नहीं, अपने ही सोच लिया, लोगों को बता दिया और पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो जब पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो वो सारे ऑब्लिगेशंस के लिए क्या होगा, वो लायबल होगा। अब लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि तुम पार्टनर हो या नहीं हो, नहीं जी, तो इसीलिए पब्लिक नोटिस अगर वो नहीं देगा तो ये बात इसको ध्यान में रखना है। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर, किसके लिए अंडरलाइंग बेसिस है भाई, तो ये क्या कह रहा है, डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, से कोई मतलब नहीं है, कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज विद दोज पेरेंट कंपनी, यहां भी कोई मतलब नहीं है। गोइंग कंसर्न का मतलब था डेप्रिशिएटिंग फिक्स एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइव्स, कि अगर एक एसेट्स का लाइफ 10 साल है तो हम क्या करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ पैसा निकाल के रखते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए तो हम डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू निकाल के रखे थे उस वैल्यू से दोबारा मशीनरी खरीद पाए। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। कह रहा है
सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस्टेब्लिश करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट को, ठीक है। सबसे पहले एस्टेब्लिश किया स्टैंडर्ड कॉस्ट को और फिर मेजर किए एक्चुअल कॉस्ट को, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टेब्लिश किए, मेजर किए, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दोनों में। पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट लेके आ गए, फिर एक्चुअल कॉस्ट जो हुआ वो देख लिए, फिर हम दोनों को कंपेयर करके देखे। कंपेयर करने के बाद जो हम वेरिएंस देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम कितना सोचे थे और वेरिएंस कॉस्ट कितना, सॉरी एक्चुअल कॉस्ट कितना आया, दोनों का वेरिएंस चेक कर लेंगे। वेरिएंस चेक करने के बाद उसका कॉस्ट देखेंगे और फिर डिस्पोज कर देंगे वेरिएंस को, कॉस्ट को और प्रॉफिट सेंटर्स में कि देखो इस वजह से ये प्रॉब्लम आया। तो ए, बी, ई और सी और डी ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, देखिए असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये तो है भाई, ये नहीं होगा इसका आंसर। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सर ये भी है, सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग, भाई साहब शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का काम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, कह रहा प्रॉफिट सेंटर इज ए सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या है, एक सेंटर है where the manager has the responsibility of generating and maximize profit which is concerned with the earning and adequate return on investment, या दोनों होगा, या which management cost, जो मैनेजमेंट का कॉस्ट है, बस वही। तो प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या होता है, लाभ केंद्र। तो केंद्र वो केंद्र होता है जहां प्रबंधक के पास मुनाफा पैदा करने और अधिकतम करने की जिम्मेदारी है, मतलब प्रॉफिट ले आओ और उसको मैक्सिमम भी करो, है ना। तो ये तो आंसर हो जाएगा 7 का 1। चलिए अब कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है ना जो कॉस्ट से रिलेटेड होता है, तो क्या कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर ये तीनों हो जाएंगे इसके, ये तीनों का तीनों जो है वो तीनों आ जाएगा किसमें सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में। तो आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज, कॉस्ट यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया है। तो कह रहा है सबसे पहला देखें, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड और एक्सप्रेस्ड। मतलब उत्पाद, सेवा या समय की मात्रा की इकाई जिसके संबंध में लागत सुनिश्चित या व्यक्त की जा सकती है। तो कॉस्ट यूनिट इसी को बोलते हैं क्या, जी सर बिल्कुल इसी को कॉस्ट यूनिट कहा जाता है, क्योंकि लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ दीज फॉर विच कॉस्ट आर असर्टेन्ड एंड यूज्ड फॉर कंट्रोल। ये सर लोकेशन वोकेशन इसमें नहीं आएगा। सेंटर्स हैविंग, तो ये तो प्रॉफिटेबल सेंटर्स की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। सेंटर्स कंसर्न विद अर्निंग एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी इसमें नहीं आएगा, इसको भी कॉस्ट यूनिट नहीं बोला जाता। तो आंसर होगा पहला यानी फर्स्ट। चलिए फिक्स कॉस्ट इज अ, फिक्स कॉस्ट क्या था सर, फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो चेंज नहीं होता है ना। रेंट हर मंथ का देंगे, चाहे तुम 10 स्टूडेंट को पढ़ाओ, 50 को पढ़ाओ, किसी को भी पढ़ाओ। अगर आप कोचिंग में पढ़ा रहे हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो भैया 100 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, 2000 बनाओ, हमको रेंट जितना देना है उतना देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है जी। तो भाई कह रहा है क्या फिक्स कॉस्ट कीजिए, कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है, क्या चेंजेस इन द टोटल प्रोडक्शन, चेंजेस होता है नहीं। पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, तो उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स विच डू नॉट चेंज इन द टोटल ड्यूरिंग गिवन अ पीरियड ऑफ डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। आउटपुट के अलावा भैया ये जो बोल रहा है कि चेंज नहीं होता है गिवन पीरियड टाइम में, तो यही इसका आंसर है। क्या है ये कि जो एक निश्चित अवधि के दौरान कुल में परिवर्तन नहीं करते हैं, आउटपुट में परिवर्तन को तुच्छ समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा। क्या कह रहा है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी रिफर्स टू, स्वयं पूर्ण भविष्यवाणी का तात्पर्य क्या है। इनका तात्पर्य है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी रूढ़िवादिता के अनुसार कार्य करते हैं, अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टीरियोटाइप्स। बात समझ में आई जी सर। चलिए तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। व्हेन मैनेजर्स, जब मैनेजर्स प्रोवाइड एम्प्लॉइज विद रेगुलर फीडबैक, ठीक है, मैं क्या है, जब प्रबंधक कर्मचारियों को नियमित फीडबैक प्रदान करते हैं तो यह अवधारणात्मक त्रुटियों को कम करने और बढ़ाने में मदद करता है। क्या, कौन सा चीज जो है वो आपको परसेप्चुअल एरर्स और को रिड्यूस और एनहांस करने में मदद करता है। तो भैया देखो कोई भी चीज ना बातचीत से सॉल्व हो जाती है। जब आप बातचीत करोगे ना तो उसके बिहाफ में जो धारणा होगा
तो वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप किसी इंसान को देखते हो, किसी कोई कोई होगा बहुत एटीट्यूड वाला, लेकिन जब आप उससे बातचीत करने जाओगे ना, इतना सॉफ्टली बात करेगा कि आप लगेगा आप तो उससे प्यार में पागल हो गए हम, है ना। तो वो उसको बोलता है कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट कर लेते हो उस पर्सन से, तो आपकी ये सारी चीजें खत्म हो जाती है संचार के माध्यम से। नहीं जी सर। चलिए, कह रहा है क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस इन परसेप्शन कैन लीड टू। तो क्रॉस कल्चरल मतलब दो कल्चर में डिफरेंसेस तब आ सकता है, तब परसेप्शन बन सकता है, अवधारणा तब गलत बन सकती है, ठीक है ना। उसके साथ क्या हो सकता है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, है ना, कोई झगड़ा कर लोगे, तो क्रॉस कल्चर में यही डिफरेंस आ सकता है, यही अवधारणा बन सकता है, भाई उसका कल्चर ठीक नहीं है, उसका कल्चर ठीक नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो इस वजह से आता है। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट, क्या कह रहा है, व्हेन इंडिविजुअल एंगेज इन परसेप्चुअल डिफेंस, बोल रहा है जब कोई व्यक्ति अवधारणात्मक रक्षा में संलग्न होते हैं, देयर लाइकली टू, तो उनकी संभावना होती है, क्या करने की संभावना होती है भैया, क्या संभावित समस्याओं को खुले तौर पर स्वीकार करने की। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। बोलता है कि ये या तो डिनाई या डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन दैट थ्रेटन्स देयर सेल्फ स्टीम, बोल रहा है ऐसी जानकारी को अस्वीकार करना या विकृत करना जो उसके आत्मसम्मान के खतरे में डालती है। तो भैया जो चीज आत्मसम्मान के खतरे में डाल देती है ना, उसको हमेशा आपको क्या करना है सर, ये करना है। तो इसको ये, इसका आंसर यही होगा। एंड इसमें ये बात, आत्मसम्मान की बात आ गई तो भैया फिर दुनिया में कुछ भी नहीं, है ना। आत्मसम्मान सबसे पहले, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परसेप्चुअल एरर कॉमनली फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो भैया प्रोजेक्शन तो है, हाँ, हिंडसाइड बायस भी है, सेल्फ ऑब्जर्विंग बायस भी है, लेकिन ऑब्जर्विंग जजमेंट, अगर ऑब्जेक्टिव जजमेंट है, सही तरीके से वस्तुनिष्ठ निर्णय लिया गया है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पक्षपात नहीं करता है, बायसनेस नहीं करता है, तो ये तो सही है, ये गलत है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं जाके दिखे आपको क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आइए देखते हैं। कह रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग्स व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये बात बिल्कुल सही है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कहने का मतलब है कि जितना हम टोटल अर्निंग करते हैं उसमें से शेयर होल्डर्स का जो अमंग किसके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला तो सही हो जाएगा। बर्ड थ्योरी, बर्ड एंड आर्गुमेंट गिवन बाय गॉर्डन, हाँ सर, बर्ड एंड गॉर्डन ही मॉडल ही दिया था, क्योंकि उनका लास्ट वाला जो था कि R इक्वल टू के ई, अगर के ई है तो ये इसने कहा कि भैया बर्ड इन हैंड बेटर देन बुश, कि भैया कटवा में जाने से पहले पैसा मेरा पास आ जाए, कंपनी भी मेरा इतना कमा रहा है, तो भैया हम पैसा क्यों रहने दे, ऐसा गॉर्डन ने कहा था। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा कह रहा है MM model suggests that the dividend payment is very relevant, मोदी की लाने relevant irrelevant approach है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। वाल्टर मोटर suggests that the dividend payment does not affect the, सारे ये अफेक्ट करता है, ये भी गलत है, तो ए और बी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा सर, ये भी आपके क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें, और इसका ऑप्शन दिया गया, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एनआई अप्रोच की बात करें तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी है। गॉर्डन मॉडल की बात करें तो ये डिविडेंड थ्योरी है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो कैपिटल बजटिंग है, और रीऑर्डर लेवल की बात करें तो 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1, ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1, यानी कि थर्ड नंबर। एक मिनट, सी का 2, सी का, एक मिनट रुक जाइएगा, इंटरनल रेट सी का, हाँ सी का 2, सॉरी सी का 2, हाँ इंटरनल है ना, कैपिटल बस्टिंग डी का 1, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने बोला सही, ऑप्शन गलत लगा दिया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अ लेसी हैविंग। तो भैया सबसे पहले तो लेसी और लेसर क्या, देखिए ये बात है लीज का। लीज क्या होता है, जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, किसके किसके बीच में, देखिए एक इंसान होता है लेसर, कौन होता है, लेसर, इसको बोलते हैं ऑनर ऑफ द एसेट, ऑनर ऑफ द एसेट, और एक होता है लेसी, इसको बोलते हैं यूजर ऑफ द एसेट, जो यूज करता है एसेट, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है,
और इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले लेसी क्या करता है, पे करता है क्या, लीज रेंट। ठीक है, तो लेसर लीजिंग क्या है सर, लीजिंग लेसर और लेसी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लेसर ऑनर जो होता है वो एसेट का होता है और लेसी यूजर होता है, और लेसर जो है एसेट यूज करने के लिए देता है किसको, लेसी को, और लेसी जो है यूज करने के बिहाफ पर उसको लीज रेंट पे करता है, दैट इज कॉल्ड लीज फाइनेंसिंग या लीजिंग, है ना। अब लीजिंग में एक आता है सेल एंड लीज बैक लीज, ठीक है, एक टाइप्स ऑफ लीज है सेल्स एंड लीज बैक लीज। तो सेल्स और लीज बैक कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी किसी भी ऑनर के पास, ठीक है, उनको क्या होता है भैया, पैसे की कमी हो जाती है, तो पैसा का कमी हो गया तो भैया कहां से पैसा लाएं, तो वो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम अपने फिक्स एसेट्स को क्या करेंगे, बेच देंगे। तो फिक्स एसेट्स को बेच देंगे तो पैसा वापस आ जाएगा, जी सर वापस आ जाएगा। जब फिक्स एसेट्स को बेच देंगे पैसा वापस आ जाएगा, तो फिर हम वहां क्या कर सकते हैं, वहां फिर पैसा वापस आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। अब सेल्स एंड लीजबैक में वही करता है कि भाई ऑनर क्या करता है, सेल्स कर देता है एसेट को, और जिसको एसेट बेचता है उसी से फिर वो वापस लीज पर ले लेता है, वापस इसको रेंट पे करने के लिए बोलता है कि भैया तुमको हम एसेट्स तो बेच दिए, तुम अब क्या करो, हमको वापस रेंट पर दे दो, तुमको हम रेंट देते रहेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा सेल एंड लीज बैक वापस में। बात समझ में आया जी सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स और लीज बैक अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये अच्छा, अब सेल्स एंड लीज बैक अरेंजमेंट, तो भैया बोल रहा है क्यों, बोल रहा है मोर सुटेबल फॉर लेसी हैविंग, किसके लिए, लेसी के लिए, क्या है, क्योंकि उसके पास सरप्लस लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है, पैसा का कमी हो जाता है, इसी वजह से क्या करता है, तो पैसा का कमी होगा तभी ना हम अपना एसेट को बेच के फिर उसको क्या कर रहे हैं, लीज बैक पे ले ले, तो लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से ये सब घटना होती है, इसलिए मैंने इतना आपको डिटेल में बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, बिल्कुल सही है, एनआई अप्रोच के हिसाब से रिलेवेंट है, ये बिल्कुल सही है। अ फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लिवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसी के बारे में कह रहा है, तो दोनों सही है। क्या कह रहा है, बोल रहा है भाई साहब कि अगर डेट को हम यूज करेंगे तो उसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी भी, और क्या बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो यही बात किसने कहा है, एनआई अप्रोच ने कहा, तो दोनों सही है और दोनों का राइट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सुटेबल फॉर द रिस्क रिटर्न एनालिसिस, तो उसके लिए है CAPM मेथड, है ना, एक मिनट, फाइनेंशियल एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस सुटेबल फॉर द रिस्क रिटर्न एनालिसिस इन द फाइनेंशियल डिसीजन, स्ट्रेंथ वीकनेस और अच्छा ये मेथड है कैपिटल बजटिंग का, सॉरी स्वॉट एनालिसिस होता है, क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। चलिए CAPM है कैपिटल बजटिंग का एक मेथड है, जिसमें हम उसमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक निकालते हैं, तो वो अलग चीज है, ठीक है। चलिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी क्या सर, जिसके पास पावर हो, और उसको डेलीगेशन मतलब वो किसी और को अपना पावर दे सके, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो उसके सेंस में ये क्या सही है, ये बात बोल रहा है, मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, इट स्लोज डाउन डिसीजन मेकिंग, स्लो डाउन कम हो जाता है, नहीं सर, डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन नहीं होता है, जबकि डिसीजन अगर आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो फास्ट होता है काम, आपका भी काम थोड़ा बहुत वो कर देता है, क्योंकि अगर आप एक पर्सन है और आप ही सब काम करिएगा तो सामने वाला बैठा रह सकता है, कम काम करेगा, तो इसीलिए आप क्या करते हैं, अथॉरिटी डेलीगेशन देते हैं, आपके पास काम ज्यादा होता है, तो स्लो डाउन होने का तो चांसेस नहीं है। इट लीड्स टू बेटर डिसीजन, बिल्कुल सही है। इट रिलीव्स द मैनेजर ऑफ हिज हैवी वर्कलोड, हैवी वर्कलोड होता है मैनेजर के पास, तो वो डेलीगेट कर दिया तो उसके पास कम हो गया। इट हेल्प्स क्रिएट एन इनफॉर्मल में नहीं होता है। ट्रेन सबऑर्डिनेट को ट्रेन करने में भी हेल्प करता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो बी सी और ई आंसर, यानी कि थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। कह रहा है अरेंज द टाइम स्पेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, भैया एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम स्पेंड करते हैं तो उसको सीक्वेंसिंग कर रही है, कब किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले अगर छोटा से बड़ा की बात कर रहा है इंक्रीजिंग में, तो सबसे पहले फॉरमैन होगा, क्या होगा, फॉरमैन होगा, यही होगा ना पक्का, जी सर। तो सी पहला है, तो पहला यही है, सी एक ही में है और किसी में नहीं है। उसके बाद क्या, उसके बाद वर्क्स मैनेजर, उसके बाद क्या, उसके बाद है जनरल मैनेजर, उसके बाद क्या, प्रेसिडेंट, और तो सबसे उसके बाद लास्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो पहला आंसर बन गया। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द ऑथोरिटी, कौन सा ऑथोरिटी के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कौन सा ट्रू नहीं है। कह रहा है ऑथोरिटी को इट इज द लेजिटिमेट राइट ऑफ ए सुपरवाइजर टू कमांड एंड कंपेल इज सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए सर्टेन एक्ट। तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये मोस्टली वेल डिफाइंड का है, ये भी सही है, डेलीगेट कर सकते हैं। कह रहा है सर्व एज ए बेसिस ऑफ द बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो नहीं सर, ये सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, तो आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। कह रहा है कॉन्टिजेंसी अप्रोच के हिसाब से कौन से फैक्टर हैं जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो भैया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक मैनेजमेंट के अंदर कितने लोग हैं, ऐसा वाला है ना। ठीक है, तो आइए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है टाइप ऑफ वर्क सर है, एबिलिटी ऑफ द मैनेजर है, एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ज्योग्राफिक, सारा का सारा चीज क्या है, फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि ABCDE। ये देखिए फैक्टर्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लेवल, एडेक्वेट सुपरविजन, कंप्लेक्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस है ना, ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन। देखो ये फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द डेलीगेशन इन द करंट सीक्वेंस। तो भैया डेलीगेशन की बात कर रहा है कि डेलीगेट कैसे करेंगे, उसको सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे पहले क्या, एस्टेब्लिश प्रॉपर कंट्रोल। नहीं सर, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेलीगेशन करने के लिए असाइनमेंट्स मेरे पास क्या है, कितने काम है, और उस बेस पर हम देखेंगे कि क्या डेलीगेट अथॉरिटी इन द लाइट ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले डिफाइन असाइनमेंट, यानी कि पहला नंबर पर ये। ठीक है, तो डी किस में है सर, डी सबसे पहले है 3rd नंबर में। उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस पर्सन को जिसको हमको देना है, तो ये हो गया 2रा नंबर। उसके बाद क्या, उसके बाद सर मेंटेन करेंगे ओपन लाइन कम्युनिकेशन, उससे बातचीत करते रहेंगे कि भैया तुम काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, 3रा नंबर। फिर उसके बाद एस्टेब्लिश प्रॉपर कंट्रोल, उस पर प्रॉपर कंट्रोल करेंगे और तब जाके रिवॉर्ड इफेक्टिव डेलीगेशन दे देंगे और सक्सेसफुल एजम्पशन ऑफ ऑथोरिटी दे देंगे। बात समझ में आया, तो ये बात है। तो 25 का 3rd नंबर। चलिए 26 की बात करते हैं। कह रहा है असर्शन और रीजन दिया गया है। कह रहा है कंज्यूमर्स नीड टू बी लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस मेथड ऑफ क्या, कंज्यूमर नीड टू बी गिवन लीगल प्रोटेक्शन। बिल्कुल लीगल प्रोटेक्शन दिया चाहिए कंज्यूमर्स को सर्टेन ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, है ना, और बिजनेस मेथड्स के लिए। अब रीजन क्या कह रहा है, आर protection as per the market forces, sever temperature is not enough as perfectly competitive market and economist dream and consumer sovereignty is a myth। ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है, तो यानी दोनों का दोनों सही कह रहा है। ठीक है, देखो बोल रहा है कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन जरूर दिया जाना चाहिए। सेवर टेम्परेचर जो है वो मिथ्य है। तो सेवर टेम्परेचर का मतलब था लेट द बायर बीवेयर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन तो ये मार्केटिंग से है, तो आंसर हो जाएगा 2रा। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। कह रहा है 34, देखो ये किससे है, ये कंज्यूमर अडॉप्शन साइकिल से। कंज्यूमर कैसे अडॉप्ट करता है कोई भी प्रोडक्ट को। देखो तुम ही कुछ खरीदते होगे तो डायरेक्ट तो नहीं खरीद लेते होगे, पहले देखते होगे, है ना। कुछ लोग होंगे जो एकदम नया नया तरीके से खरीद लेते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट आया मार्केट में खरीद लो, कोई भी नया प्रोडक्ट। कुछ लोग होंगे नहीं हमको ब्रांड पे चाहिए, कुछ लोग जानते होंगे कि भैया थोड़ा बहुत जान रहे हैं, पूरा नया नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग देखेंगे तो उस हिसाब से लेंगे, कुछ लोग एकदम सबसे लास्ट में खरीदेंगे। तो ऐसे, तो कंज्यूमर अडॉप्शन साइकिल का मतलब है कि एक कंज्यूमर कैसे अडॉप्ट करता है चीजों को, है ना। एक कंज्यूमर कैसे किसी भी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है, उसके 5 साइकिल बने हुए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है 34% ऑफ द कस्टमर हु फॉल इन द वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस who are deliberate customer to accept an innovation। वो ऐसे कस्टमर है जो इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जस्ट बिफोर एवरेज एडॉप्टर इन सोशल सिस्टम। तो भैया जो सोशल सिस्टम है, मतलब कुछ लोग अडॉप्ट करने के बाद का वो चीज को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। सच कस्टमर हु आर अबव एवरेज सोशल एंड इकोनॉमिक मेजर्स। तो किसके ऊपर है, एवरेज। जो पहले कुछ लोग होते हैं कि पहले ले लिए, फिर कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा और ज्यादा जानकारी हुआ तो लेंगे, और कुछ लोग होते हैं भैया आप तो फेमस हो गए आप ले लेते हैं। ठीक है, ये रिलाई क्वाइट बिट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैन। तो ये एडवर्टीजमेंट और इसके बेस पर होते हैं, इसको कहा जाता है अर्ली मेजोरिटी। मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ये बात ध्यान से देखिए 5 स्टेज होता है। कौन कौन सा 5 स्टेज, एक होता है इनोवेटर्स, एक होता है अर्ली अडॉप्टर्स, एक होता है अर्ली मेजोरिटी, एक होता है लेट मेजोरिटी, एक होता है लगार्ड्स। हर किसी का परसेंटेज है।
कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा 2.5% लोग से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर जब उसको कुछ लोग जान जाएंगे तो पहला वाला को बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, मतलब कुछ पहले अडॉप्ट कर लिया, इनोवेटर्स नहीं, अर्ली अडॉप्टर्स, वो 13.5% लोग होंगे। फिर 34% लोग होंगे जब ये चीज एडवर्टीजमेंट वगैरह में चलने लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे। और लेट मेजोरिटी वाले वो लोग होते हैं 34% जो भाई साहब एकदम लास्ट में खरीदते हैं चीजों को कि भैया हाँ ठीक है आप ले लेते हैं। और 16% लगाट होता है, वो एकदम अपनी कंपनी पे फिक्स्ड है, कोई दूसरा कंपनी आ जाए नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका परसेंटेज और इसका ये याद करिएगा, बहुत जरूरी है। मैंने इसको मार्केटिंग में पढ़ाया है कंज्यूमर बिहेवियर में, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। कंपनीज दैट आर बिकमिंग स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अगर ये बात है तो बोला कंपनी जो स्किल्ड हो रहे हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में वो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे परसीव परफॉर्मेंस बायर एक्सपेक्टेशन का, नहीं गिविंग बेनिफिट्स, कस्टमर कॉस्ट से कम करके कस्टमर को बेनिफिट देंगे, कभी नहीं, मार्केटर कैसा नहीं सोचेगा। वो डेवलप करेंगे प्रोग्राम टू अट्रैक्ट और रिटेन राइट कस्टमर, सही कस्टमर्स को रखने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लाएंगे, कुछ अट्रैक्ट करने के लिए लाएंगे, और उनसे इंडिविजुअली पूछेंगे कि भैया मीटिंग इंडिविजुअल नीड्स ऑफ वैल्यूड कस्टमर, तो जो इंडिविजुअल कस्टमर है उनसे, वैल्यूड कस्टमर है उनसे उनकी इंडिविजुअल नीड को जानना चाहेंगे। तो ये बात थर्ड नंबर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, which of these are readily acceptable distinguishing characters of the services that create unique characteristics or challenges। तो भैया सर्विस 4 तरह का होता है, कौन कौन सा, आपका इंसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, पेरिसेबिलिटी और एक है वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबिलिटी इसमें नहीं है तो यानी बी सी डी इसका आंसर हो जाना चाहिए। क्या होगा, बी सी डी। ये देखो इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, पेरिसेबिलिटी और वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो ये होगा आंसर बी सी डी। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड एंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो देखो ये है प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो कैसे डेवलप होता है उसका प्रोसेस है, उससे पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे। तो आओ पहले इसको देख लो फिर समझ में आ जाएगा। देखो आइडिया जनरेशन सबसे पहले करेंगे, फिर आइडिया को छाटेंगे, बहुत सारा आइडिया मेरे पास आ जाएगा तो सब में तो हम काम नहीं करेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो आइडिया स्क्रीनिंग करेंगे, छाटेंगे, छाटे के बाद कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे या टेस्टिंग करेंगे, फिर मार्केट स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, बिजनेस से एनालाइज करेंगे, तब जाके प्रोडक्ट डेवलप करेंगे और फिर टेस्ट मार्केटिंग करेंगे और कमर्शियलाइजेशन। अब देखो पूछा क्या है, आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना है, तो आंसर हो जाएगा बी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मजा आया क्वेश्चन करके? जी सर मजा आया नहीं? चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर नया कॉन्सेप्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।